Welcome back, G. Good morning once again. Good morning. और This is something it has that been we a wonderful wanted weekend. to, yes, we wanted to start the cricket. show with that. लेकिन obviously और जो चीज़ें होती हैं वो ज़रा प्रेसिडेंस ले जाती हैं. लेकिन क्रिकेट में हम भी कमाल कर रहे हैं और वीकेंड पे पाकिस्तान जो हमारी नेशनल टीम है that also and शाहीन्स ने भी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और है। यस एक नहीं दो फतुहात पाकिस्तान के हिस्से में आई हैं। एक तरफ तो आपको पता है रावलपिंडी में हमारी सहफरी की सीरीज जारी है। पाकिस्तान टीम ने जिम्बाब्वे को 69 रन से शिकस्त दी है, फाइनल में पहुंच गई है। बाबर आजम ने 70 प्लस निफ्ट सेंचुरी बनाई, 74 रन उन्होंने स्कोर किए। साहबजादा फरहान कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। कल के मैच में भी उन्होंने किया, इससे पहले भी उन्होंने 80 रन बनाए थे, नॉट आउट रहे थे। दूसरी तरफ दोहा में हुआ हमारा राइजिंग स्टार्स के फाइनल में पाकिस्तान शाहीन्स ने इंतहाई सनसनीखेज मुकाबले में, जो कि बाय द वे सुपर ओवर में पहुंच गया था। इससे पहले इंडिया बांग्लादेश वाला भी सुपर ओवर में पहुंचा था और उस वक्त तो हम अपने सर पकड़ के बैठे हुए थे कि दोनों टीमें कर क्या रही हैं, लेकिन कल का मैच भी सुपर ओवर में पहुंचा। तो जीत का फैसला सुपर ओवर में हुआ और पाकिस्तान ये टाइटल तीसरी बार जीतने में कामयाब रहा, अनडिफीटेड रहा थ्रू आउट द टूर्नामेंट, व्हिच वाज एक्चुअली समथिंग। So when it comes to the rising stars, when it comes to the upcoming talent, we are the #1 team in Asia. Yes, it has been declared now. इसी पे बात कर लेते हैं। राशिद भाई हमारे साथ मौजूद हैं, अब्दुल भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद भाई, it has been a wonderful weekend और मुकाबले भी तगड़े हुए। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल बहुत ही अच्छे मुकाबले हुए, स्पेशली इमर्जिंग वाला ये राइजिंग स्टार टूर्नामेंट है, पाकिस्तान जीता है। इनके मैचेस बहुत ही अच्छे हुए क्योंकि इस वक्त हमें बैकअप चाहिए पाकिस्तान टीम को और ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा था। हम पुराने प्लेयर्स पे वापस आ गए थे, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये लग रहा था कि हमें ओपनर चाहिए, मिडिल ऑर्डर चाहिए, ऑलराउंडर चाहिए, तो वो मिलना शुरू हो गए। माँ सदाकत जिसकी हमने पहले भी बात की है, वो एक नजर आ रहा है ओपनिंग स्लॉट में। अगर कोई मैन ऑफ द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहा है, वहां पे आ जाए। अहमद दानियाल ने अच्छी बॉलिंग की है, वो पाकिस्तान से खेले जरूर हैं लेकिन इतने मौके उनको नहीं मिले, तो वो एक स्लॉट पूरी कर सकते हैं। यंग है, 28 साल के हैं। उसके अलावा सुफियान मुकीम को हमने मौका नहीं दिया नेशनल साइड में, उनको यहाँ पे भेजा, वो आउटस्टैंडिंग रहे। फिर सबसे अच्छे जो लगे उनको हमने पहले भी देखा 2022-23 के सीजन में जल्मी से खेलते हुए। साद मसूद को देखा, लेग स्पिन करते थे, बैट्समैन बहुत अच्छे हैं, वो अच्छे डेवलप हो सकते हैं ऑलराउंडर। तो अब 4-5 प्लेयर्स को कह सकते हैं ये प्लेयर्स शायद रेडी हैं फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट। तो इस तरह के इवेंट से बहुत फर्क पड़ जाता है। ये डोमेस्टिक खेलते रहते, नजर नहीं आते। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, यहाँ टेलीविजन पे जब परफॉर्म करते हैं ना, PSL में हो या एशियन क्रिकेट काउंसिल के टूर्नामेंट में, तो हाईलाइट हो जाते हैं। मैसेज में लोग देखते हैं, पसंद करते हैं और फिर सजेस्ट करते हैं यार ये प्लेयर अच्छे हैं। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो बैकअप आपको नजर आए, 4-5 प्लेयर और भी नजर आए होंगे। मुझे ये प्लेयर्स लगे जो कि नेशनल टीम में आ सकते हैं, किसी वक्त भी आ सकते हैं। तो राशिद भाई यानी बेसिकली वो आर्ग्यूमेंट के जी वो टैलेंट किधर है, वो पूल किधर है, किसको रखा जाए, मतलब भट्टी साहब बल्कि यू कैन बी इन दिस कॉन्वर्सेशन, तो ये तो हमें बड़ी अच्छी तरह नजर आ गया कि हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं। बिल्कुल हुमा, जब हम सितंबर में एशिया कप खेल रहे थे और भारत के खिलाफ 2 मैचेस हार गए, तो भारतीय जर्नलिस्ट हमसे पूछते थे कि क्या आपके मुल्क में टैलेंट खत्म हो गया? तो हम कहते थे कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमारे पास बहुत सारे अपकमिंग टैलेंटेड प्लेयर्स मौजूद हैं। और अब उन लड़कों ने साबित करके दिखाया कि वो प्रेशर गेम्स में भी परफॉर्म कर सकते हैं। राशिद भाई ने कुछ प्लेयर्स का नाम लिया, अरफात मिनहास एक प्लेयर है, वो भी पाकिस्तान से खेल चुके हैं। उन्होंने कल फाइनल में बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। गाजी गौरी विकेट कीपर की हम बार बार बात करते हैं, कराची से उनका ताल्लुक है। फिर एक और चीज जो सितंबर में, अगर हम थोड़ा पीछे चले जाएं, वो लोग जो मोहसिन नकवी साहब से ट्रॉफी वसूली करना चाहते थे, कल रात उनके दिल में तो मेरे ख्याल में खलिश एक रह गई होगी कि भाई काश हम ट्रॉफी वसूल कर लेते। ये तो ट्रॉफी लेने वाले भी कोई और लोग थे, देने वाले वही मोहसिन नकवी साहब थे। तो जिन लोगों ने क्रिकेट में सियासत को लाने की कोशिश की, उनको वहां भी मुंह की खाना पड़ी और कल उन्होंने देख लिया कि उनका अंजाम कि वो तो सेमीफाइनल से आगे बढ़ ही नहीं सके। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छी खबर है कि पाकिस्तान के नौजवान जो हैं वो परफॉर्म करते हुए एशिया कप राइजिंग स्टार टूर्नामेंट जीत गए। अच्छा, जिम्बाब्वे वाले मैच पे आते हैं। राश भाई, आप बात कर रहे थे उस पे
हमारा ये जो कॉम्बिनेशन अब निकल के सामने आया है, अगर आखिरी मैच में बात कर लें, दिस सीम टू बी वर्किंग वेल। आपको लगता है कि अब इसी को बरकरार रखना चाहिए? देखिए, हम अगर उस पर सोच रहे हैं सैम अयूब पे कि वो बॉलिंग करेगा, तो ये हमारा आइडिया गलत है। ये फ्लॉप हो रहा है। रन करने हमेशा साहबजादा फरहान रन करके नहीं देगा। तो ये देखना चाहिए कि हमारे पास ऐसा प्लेयर आए जो कि मुसलसल तौर पे टॉप ऑर्डर पे रन कर सकें। उनकी वजह से फखर जमान को हम नीचे लेके चले गए, तो टीम अनबैलेंस लग रही है। लेकिन जिस तरह से कल हम मैच खेलें, यही तरीका है खेलने का अगेंस्ट जिम्बाब्वे जैसी टीम का के खिलाफ। कभी 80 रन से हम जीता करते थे, कभी 10 विकेटों से जीता करते थे। अभी ऐसा हो गया था, हम हारते भी हैं और जीते भी 2 विकेट से थे। कल की जो डिफीट है ना, ये डिस्टेंस होना चाहिए हमारा अगेंस्ट जिम्बाब्वे, श्रीलंका, जो उनकी बड़ी जीत होनी चाहिए। स्ट्रेट मतलब ये फाइनल तो हम ऐसे ही जीत जाए, आराम से निकलते हुए चले जाएं। ये ना हो कि बीच में हम एक मैच हार जाते हैं, फिर हम दोबारा से कोशिश करते हैं पुराने प्लेयर्स लेके आए। तो ये जो तरीका है खेलने का स्टाइल है, 50 रन से जीतना, 10 विकेटों से जीतना, ये पाकिस्तान को सूट करता है। अगेंस्ट जिम्बाब्वे को करता है। श्रीलंका टीम अभी परफॉर्म नहीं कर रही, लेकिन हमारे मार्जिन ऑफ विन बहुत ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, अब ये हम क्वेश्चन नहीं कर रहे, लेकिन बात करना भी जरूरी है। बाबर आजम हैज बीन कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग बेटर, मच बेटर। वो उनकी एक जो स्ट्रीक फेज, वॉट एवर यू वांट टू कॉल इट, कि नहीं चल रही थी, अब मतलब बीच में दोबारा 2-3 मैचेस ऐसे गुजरे, फिर कल फिर ही मतलब अब जरा वापस की तरफ आ रहे हैं। कि आपको भी यही लग रहा है राशिद भाई? रन्स किए उन्होंने, लेकिन वो कॉन्फिडेंस अभी मुझे नजर नहीं आ रहा। उन्होंने बहुत बॉल कंसीड किए, बहुत बॉल नहीं है 40 रन करने में। आखिर में 142 का आपको स्ट्राइक रेट नजर जरूर आ रहा है, लेकिन इसमें इंप्रूवमेंट हो सकती है। वेलकम बैक जी। आपको पेशावर से सबसे पहले अपडेट देते हैं। यहाँ फेडरल कांस्टेबलरी की इमारत में या उसके कॉम्पाउंड के मरकजी दरवाजे पर हमला हुआ। खुदकुश हमला फितना अल ख्वारिज के ख्वारिजीन ने किया, जो नाकाम बना दिया गया। इसने गेट के बाहर ही सड़क पर अपने आप को धमाके से उड़ा दिया। ये मनाजिर भी जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है वो आप देख सकते हैं। इसको फुल स्क्रीन करके दिखाइएगा ताकि हम जरा एक्सप्लेन भी कर सकें इसको। आप देख रहे हैं ये मरकजी दरवाज़ा है फेडरल कांस्टेबलरी का, जहां पर खुदकुश हमलावर ने अपने आप को धमाके से उड़ाया। 2 हमलावर अंदर घुसने में कामयाब हुए, जिन्होंने जहां मोटरसाइकिल स्टैंड पे ही पहुंचे थे कि वहां उन्हें आइडेंटिफाई करके हलाक कर दिया गया फायरिंग करके, और जहन्नुम वासिल हुए। फितना अल ख्वारिज के ये 3 ख्वारिजीन इस हमले में मुलव्विस थे। तीनों मारे गए हैं, तीनों जहन्नुम वासिल हुए हैं। और ये एक्सप्लोजन आपको नज़र आ रहा है, लिटरली वो जो जनरेटर शायद रखा हुआ है उसके पीछे ऐसा महसूस होता है कि हमलावर ने अपने आप को धमाके से उड़ाया है। आप और उसका इम्पैक्ट देखेंगे कितना है कि जो ये लोग हैं इर्द गिर्द, उसकी आवाज़ से, उसकी गरज से भी इम्पैक्ट हुए हैं। अब यही शख्स देख लें जो अंदर आके गिर जाएगा। हाँ। सो आप जरा जो दहशत उस वक्त एक मची होगी, दैट यू कैन जस्ट इमेजिन कि यहाँ क्या हाल हो गया। इट्स अ वेरी बिजी रोड। इट इज अ वेरी बिजी रोड। आप ये देख लीजिए कि कितनी गाड़ियाँ और रिक्शे, मोटरसाइकिल, ट्रैफिक और बसें और सभी कुछ चल रहा है। और जी ये है सूरत हाल। और ये कैबिन सा है या ये जनरेटर है, इसके पीछे ही खुदकुश हमलावर ने अपने आप को धमाके से उड़ाया। और पीछे ट्रैफिक भी रवां दवा हैं, लोग गुजर रहे हैं। और उसके बाद साथ ही 2 हमलावर अंदर घुसने की कोशिश करते हुए मारे गए हैं। एक मुझे राइट साइड के ऊपर भी एक चमक नजर आती है। राइट साइड पे एक्चुअली चमक नजर आ रही है। सो ये धुआं यहाँ तक आता है इसका थोड़े डिस्टेंस पे, जो ब्लास्ट है वो राइट एक्चुअली ब्लास्ट हुआ है वो टुवर्ड्स द राइट ऑफ द स्क्रीन। जो जंगला आपको नजर आ रहा है ना, वहां पे हुआ है और उसका इम्पैक्ट ज्यादा है। यहाँ पे तो ऐसे आप सोचें कि हुआ उधर है ब्लास्ट, लेकिन इम्पैक्ट इधर तक आया है। जाहिर है आपको पता है बॉल बेरिंग छर्रे वगैरह जिसको आप जनरेटर कह रहे हैं, जरा आप उसको देखें कि वो इम्पैक्ट की वजह से किस तरह हिला है। हिला है और उसमें से धुआं उठा है, उसमें से अलग धुआं उठा है। तो वी वर एज्यूमिंग कि वहां पे हुआ है, लेकिन नहीं। राइट साइड पे जो स्क्रीन के एंड राइट पे, एक्सट्रीम राइट पे आपको देयर इज अ बॉल ऑफ फायर, देयर इज अ बॉल ऑफ फायर, जो आपको चमक नजर आ रही है, आग का गोला उठता हुआ नजर आ रहा है। वो
मकाम है जहां पर हमलावर ने अपने आप को धमाके से उड़ाया है और उसके उड़ाने के साथ ही 2 हमलावर अंदर घुसने में कामयाब हुए। कामयाब क्या हुए, नाकामी हुए इन अ सेंस कि वो मोटरसाइकिल स्टैंड तक ही पहुंचे थे तो उन्हें वहां ही आइडेंटिफाई करके गोलियों से हलाक कर दिया गया और तीनों हमलावर यूं जहन्नुम वासिल हुए। फितना अल खारिज के खारिजीन हैं जिनकी ये मज़मूम अज़ाइम की कोशिश नाकाम बनाई गई है। इसमें 3 एहलकारों ने जाम नोश किया है और कुछ ज़ख्मी हुए हैं जिनकी हालत तसल्ली बख्श है। अच्छा जी, ऑफ कोर्स दैट इज समथिंग दैट वी विल कीप यू अपडेटेड एज वेल। लेकिन कुछ और भी हुआ ओवर द वीकेंड जिस पे हमने बात करनी है। ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। कौमी असम्बली की तमाम 6 और पंजाब असम्बली की 7 में से 6 सीटों पर कामयाब। हरीपुर में सबसे बड़े मुकाबले में सबसे बड़ा अपसेट इनफैक्ट हुआ साबिक कायद हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब की नशिस्त पर उनकी अहलिया शहरनाज हार गई। तो दिस वाज अ बिग अपसेट। और 43-44 हज़ार के वोटों से हारी हैं। लाहौर में बड़ा डिफरेंस था। लाहौर में पीटीआई के मियां अजहर के इंतकाल से खाली होने वाली नशिस्त मुस्लिम लीग नून ने जीत ली है। डेरा गाजी खान में जरताज गुल की नाअहली से खाली नशिस्त मुस्लिम लीग नून के महमूद कादिर कामयाब रहे, वो जीते हैं। बानी पीटीआई के जिला मियांवाली में पंजाब असम्बली में साबिक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मलिक अहमद खान बुच्चर की नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के अली हैदर नूर खान नियाजी कामयाब करार पाए हैं। फैसलाबाद में पीटीआई के 2 अरकान कौमी असम्बली की नाअहली से खाली होने वाली नशिस्तें मुस्लिम लीग नून ने जीती हैं। तलाल चौधरी के भाई बिलाल चौधरी और राजा रियाज अहमद के बेटे राजा दानियाल अहमद जीते हैं। राना सनाउल्लाह के दामाद अहमद शहरियार भी फतह याब हुए हैं। मुजफ्फरगढ़ की नशिस्त PP 269 पर पीपल्स पार्टी के अलमदार अब्बास कुरैशी फिर जीत गए हैं। तमाम सूरत हाल पर बात करते हैं और ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून इस जीत पर नजर आई, जश्न भी मना रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसे अपनी कामयाबी करार दिया कि हमारी परफॉर्मेंस पर अवाम ने एतमाद का इजहार किया है। सुहेल वड़ाई साहब ने हमें ज्वाइन किया। लेट्स टॉक अबाउट इट। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं, हमारे इलेक्शन सेल के हेड हैं और पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार महमूद सरफराज साहब अभी हमारे साथ। साहब सबसे पहले तो ये बता दें, ये इसको आप किस तरह समझेंगे? ये हुकूमती हलकों की जो जीत हुई है, कामयाबी हुई है, ये एक्सपेक्टेड था या ये इन इटसेल्फ एक अपसेट होगा? नहीं, मेरा ख्याल है ये एक्सपेक्टेड है। एक तो ज़िमनी इंतखाब में हुकूमतों को, जो भी वफाकी हुकूमत हो, इत्तेहादी हुकूमत हो, उसको एक एज होता है। दूसरी बात यह है कि पॉलिटिक्स तो बिल्कुल डेड है पाकिस्तान की इस वक्त, क्योंकि पॉलिटिक्स का तल्लुक होता है उम्मीद से। वो तब्दीली की उम्मीद, बेहतरी की उम्मीद, कोई चीज़ बेहतर करने की, मुल्क को बेहतर करने की उम्मीद, वो इस वक्त कोई नहीं है। और एक एलियनेशन, डेस्परेशन जो है वो है। लोकल सतह पर ये जो इलेक्शन हुए हैं, आप यूँ समझ लें कि मियां अजहर का जो हल्का था ये एक अराई पॉपुलेटेड, मेजॉरिटी पॉपुलेटेड एरिया है। दोनों अराई कैंडिडेट थे और दोनों का ज़ाती असर था, ज़ाती बरादरी थी, तो थोड़ी एक्टिविटी जनरेट हुई। इसी तरह जो हमारे उमर अयूब साहब का हल्का था वो उनका आबाई हल्का है, उसके वालिद भी लड़ते रहे वहाँ से, वो खुद भी जीते और फिर वो PTI के जो थे वो लीडर ऑफ द हाउस भी थे, तो वहाँ थोड़ी सी एक्टिविटी जनरेट हुई। तो वहाँ उनकी नाकामी की क्या वजह बनी, क्योंकि उस शिकस्त को अपसेट ही करार दिया जा रहा है? जी, मेरा ख्याल है कि एक तो पहली तो वजह यह है कि सबको ये नजर आ रहा है कि कुछ तब्दील होने वाला नहीं। अब तो ये जो सेटअप है ये चलेगा और ये सेटअप जो है इसमें PTI की फिलहाल कोई गुंजाइश नहीं है। अगर उमर अयूब या उनकी वाइफ चली भी जाती तो हल्के के लोग हमेशा ये देखते हैं कि भाई हमें इमीडिएट फायदा किस में है, ठीक है। तो वो इमीडिएट फायदा हमेशा ज़िमनी इंतखाब में हुकूमती उम्मीदवार को जितवाने में होता है, क्योंकि वो जीत के जाता है तो कुछ ना कुछ डेवलपमेंट लाता है, कुछ ना कुछ अपने काम करता है। जी हाँ, इसी तरह ये जो डेरा गाजी खान का हल्का है, ये एक रवायती, वहाँ पर भी इसीलिए एक्टिविटी थी कि रवायती खोसा और लगारी जो एक रेवलरी है पिछले कई सालों से, कई महीनों से, ये उसी का एक इजहार था। और जो है खोसा फैमिली ने कोशिश की कि नून लीग छोड़ने के बाद उनका पर जो एक गहरे बादल से छा गए हैं और वो इंतखाबी अमल से आउट हो गए हैं, उन्होंने दोबारा इन होने की कोशिश की पीपल्स पार्टी के जरिए। लेकिन महमूद कादर लगारी और अवैस लगारी और जमाल लगारी जो सरबराह है लगारी ट्राइब के, वो दोबारा से उन्होंने अपना जो होल्ड है
इस खत्ते पे कर लिया है, क्योंकि ये डेरा गाजी खान की शहरी सीट है जिससे ये जीते थे पीटीआई की कैंडिडेट। हम इस जाहिर है ट्राइबल एलिमेंट तो है, लेकिन जब खोसास नून लीग के साथ होते थे तो वहां से वो कामयाब होते थे, तो क्या हम समझे कि नून लीग इस हलके में कामयाब होती है या है? नहीं, ये तो बड़ी दिलचस्प बात है ना कि पहले लगारी पीपल्स पार्टी में थे और खोसास नून लीग में थे, खोसा नून में थे, तो अब वो पीपल्स पार्टी में है। मेरा ये ख्याल है कि वहाँ सियासी से ज्यादा जो मामला है वो एक तो हुकूमती है कि उनको फायदा है कि महमूद कादर लगारी जीते, हुकूमत जीते, और दूसरा जाहिर है एक ट्राइबल भी है और इन्फ्लुएंशियल भी दोनों फैमिलियां हैं, दोनों का अपना अपना हल्का असर है। महमूद कादर लगारी पहले अवैस लगारी और जमाल लगारी के इत्तेहादी नहीं थे, ये इनकी सुलह बाद में हुई है और वो एमपीए थे। तो अब ये दो स्ट्रेंथ्स मिल गई ना कि जो लगारियों के आपस की तकसीम थी वो खत्म हो गई। अच्छा, मेमल के पास आते हैं। बिल्कुल ये पूछना है क्योंकि मेमल ऑब्वियसली रिजल्ट्स हमारे सामने और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ये दावा कर रहे हैं कि लोगों ने तरक्की को वोट दिया। अब रीजनिंग बताएं कि ऑब्वियसली राय साहब ने तो बता ही दिया, जो हुकूमती हल्के होते हैं उन्हीं को ज़िमनी में उनको ज़्यादा वोट जाता है, लेकिन क्या आपको रीज़न होगा? दूसरा ये टर्नआउट कैसा आपको लगा? मतलब लोगों का इंटरेस्ट भी होता है ज़िमनी में कि वो टर्नआउट भी ज़्यादा होता है, कम होता है? वीकेंड पे हमें वैसे कुछ खास नज़र नहीं आया, बट टेल अस। देखिए मैं पहली चीज़ तो ये कि आई थिंक कि जो नून लीग को एक जो एज हासिल हुआ वो ये था कि पीटीआई ने बॉयकॉट किया होता, सिवाय इन 2 सीटों के पीटीआई का ओवरऑल एक बॉयकॉट था। और बॉयकॉट के अंदर भी आप देखिए कि एक कन्फ्यूजन सी नजर आई। मतलब उन्होंने कहा था कि जो ये केसेस के थ्रू जिस तरह जो डिस्क्वालिफिकेशन हुई हैं उन पे नहीं लड़ेंगे, लेकिन वो उमर अयूब साहब वाली सीट के ऊपर उनकी वाइफ ने वो लड़ा इलेक्शन। चले हम जो मियाजा साहब की तो वफात हो गई थी, लाहौर की सीट तो इसलिए खाली हुई थी, तो एक डिफरेंस भी था, तो एक कन्फ्यूजन बॉयकॉट के अंदर आ गई। फिर दूसरी चीज, इस बॉयकॉट की जो वजह से एक ओपन फील्ड मिल गई नून लीग को, यानी कि जब आपका कोई राइवल ही नहीं आगे से एक उस तरीके से उन्होंने कैंपेन ही नहीं की। मैं आपको ये बताती चलूं, उमर अब्दुल्ला के ऑपोजिशन अलायंस के लोगों ने पीटीआई के लोगों को प्राइवेटली ये मशवरा दिया था कि आप ये इलेक्शन बॉयकॉट ना करें। इसके अंदर आपको जो एक स्पेस मिलेगी अपनी बात करने की, कैंपेन करने की, आपको जो जगह जगह जाने की, और वो सारा जो है कि आपको माहौल जिस तरह होता है इलेक्शन का, तो आप हर जगह अपनी रैलीज भी कर सकते हैं पंजाब के, पूरे पंजाब के अंदर जितनी सीटें ओवरऑल भी। तो वो उन्होंने कहा था कि आप ये ना करें। और वैसे भी हल्के की सियासत की, जिस तरह सुहेल साहब भी बात करते थे कि हल्के की सियासत बहुत अहम होती है, खासतौर पे जो सियासी फैमिलीज होती हैं उनको इसकी इंपॉर्टेंस का भी पता होता है। तो वो अपने हल्के की सियासत ही गिव अप करके आपने जो बॉयकॉट किया, मेरे ख्याल में ये एक स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं थी पीटीआई के लिए। अच्छा, जो वोटर टर्नआउट की बात है, अभी मेरे पास ऑफिशियल नंबर्स तो नहीं आए, लेकिन वैसे हमने देखा है कि बाय इलेक्शन में जो है वो कम होता है यूजुअली। कभी कभार है कि अच्छा वोटर टर्नआउट हो, लेकिन यूजुअली जो है वो वोटर टर्नआउट इतना ज्यादा होता नहीं है। और दूसरा, कल संडे था, छुट्टी के दिन भी। और फिर एक चीज यही है कि जिस मैंने कहा कि पीटीआई का बॉयकॉट, तो लोगों ने वो भी देखा होगा, अदम दिलचस्पी भी एक तरह से हमें नजर आई कुछ हल्कों के अंदर। तो बहुत सारे रीजन होते हैं, लेकिन ये जो बॉयकॉट था ये आप देख लें कि टोटली ये पीएमएलएन के हक में गया, यानी कि पीएमएलएन की स्ट्रेंथ में इजाफा ही हो रहा है जब इतनी सीटें वो कौमी असेंबली, सूबाई असेंबली से निकाल रही है, उनको मिल गई ना। हाँ जी, बड़ायत साहब, आपका क्या ख्याल है, अगर पीटीआई एक भी सीट निकालने में कामयाब हो जाती सूबाई असेंबली की, तो उनके वर्कर में, उनके सपोर्टर में एक नई जान पड़ सकती थी? उनका ये फैसला ठीक लगा आपको? बॉयकॉट ये फैसला उनका पहली बार नहीं हुआ, ये पहले भी बॉयकॉट वाली गेम जो है ये बहुत खेलते हैं। इट हैज नेवर हेल्प्ड देम, इनके कॉज को कभी भी इस चीज ने मदद नहीं दी, तो ये क्यों फैसले बार बार ऐसे करते हैं? अच्छा, हम दोबारा राब्ता करते हैं सुहेल बड़ायत साहब से। मेमल आप ये बता दें, मतलब ये बॉयकॉट पहले भी हो चुका है पीटीआई की तरफ से। मेमल की आवाज 2008 के इलेक्शंस के अंदर भी ये चीज पीटीआई ने की थी। और हमने देखा है कि उमा के जो सियासी जमातें हैं ना, वो हमेशा यही बात कहती है कि बॉयकॉट नहीं करना चाहिए। पीपल्स पार्टी अभी भी रिग्रेट करती है जो 1985 में उन्होंने बॉयकॉट किया था। और आपको पता है कि ये इस तरह की जो चीज होती है इसके अंदर, इसीलिए मैंने आपको बताया कि जो अपोजिशन अलायंस के लोग थे उन्होंने पीटीआई को यही कहा कि आप ये गलती मत करें, क्योंकि बॉयकॉट अगर आपको लगता भी है कि ये सीटें आपको जीतने नहीं देंगे,
रिगिंग होगी, इस तरह की भी उन्होंने बात की कि अगर ऐसी भी चीज है तो आप अपनी आवाज तो उठाएं, आप अपनी बात तो करें, आपको जो है आपको वो मौका मिल रहा है। और फिर ये भी देखिए हुमा कि अभी तो वो पार्लियामेंट का भी हिस्सा है, तो ऐसा तो नहीं है। और 2024 के इलेक्शन में भी पीटीआई के ऊपर जिस तरह का क्रैकडाउन था, बहुत मुश्किल हालात जो थे उन्होंने देखे, उसके बावजूद उन्होंने सबसे ज्यादा सीट्स ली। तो ऐसा तो नहीं है, अगर आप यानी कि निकलते हैं, कैंपेन करते हैं, तो ये स्पेस नहीं देनी चाहिए बेसिकली अपने राइवल को, ये एक सियासत का असूल है। और ये मुझे भी ज्वाइन कर चुके हैं हमें। मेमल, आप बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठा रही हैं। और बड़ाइत साहब, ये जो बॉयकॉट वाला फैसला है 2008 में भी इन्होंने किया था, और जाहिर है आपको पता है बॉयकॉट की सियासत हो या असेंबलियां डिसॉल्व करनी, पीटीआई जरा मुतहर्रिक रहती है, मुतहर्रिक कह लें या ये फैसला जरा जज्बातियत में कर देते हैं वो लोग। आपका क्या ख्याल है, अगर एक सीट भी निकाल लेते ये सूबाई असेंबली की, तो इनके तो वोटर सपोर्टर में नई जान पड़ जाती। ये जो पाकिस्तान में पार्लिमानी सियासत में 1985 का जो बायकॉट था, उसने एक बिल्कुल नॉन पार्टीजन एक लोग पैदा कर दिए, जिसका बेनजीर भुट्टो साहबा भी हमेशा काफी अफसोस मिलती थी। और बाद में ये जितनी भी उसको, उस जनरेशन को, उन लोगों को, चूंकि गैर सियासी थे, तो इसलिए सारा मुल्क ही पर उसके नेगेटिव असरात पड़े। तो दूसरी बात यह है कि ये जो मेजॉरिटी वाली बात आप कर रहे हैं, इस पर भी मैं कमेंट करना चाहता था कि इस वक्त नून लीग जो है वो ये दुरुस्त है कि मेजॉरिटी में आ गई है, लेकिन एक बड़ा प्रॉब्लम और बड़ा खतरनाक प्रॉब्लम ये है कि उनकी सिंध में प्रेजेंस नहीं है, केपी में बहुत थोड़ी है, बलूचिस्तान में बहुत थोड़ी है। और अगर कोई वो कानून तब्दील करते हैं चाहे सिंपल मेजॉरिटी से, तो ये सिर्फ पंजाबी मेजॉरिटी का तब्दीली होगी, पाकिस्तान की तब्दीली नहीं होगी। जब दूसरे सूबों की और कौम की नुमाइंदगी होगी, तो इसलिए वो बड़ा खतरनाक हो जाएगा। तो जब तक आप एक फेडरेशन में हैं, उस वक्त आपको चारों सूबों की नुमाइंदगी भी चाहिए, उनका कॉन्सेंट भी चाहिए। इसलिए पीपल्स पार्टी को साथ रखना जरूरी है, क्योंकि बलूचिस्तान और सिंध में काफी नुमाइंदगी मौजूद है, और कोई भी अगर फैसला दूसरे सूबों के बगैर होगा तो उस पर फिर हमेशा सवाल उठते रहेंगे। That's a very valid point. That's right. अच्छा, अब मेमल, आपको क्या लगता है, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत पहले ही बड़ी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे है, इस वक्त मौजूद सिस्टम में जो कुछ भी हो सकता था उसे वो रूल आउट कर चुके हैं, इस कामयाबी के बाद उन्हें नया कॉन्फिडेंस मिलेगा या ये जीत कुछ मानी रखती है? अब्दुल्ला, मेरे ख्याल में ये तो उसी तरह से एक चीज एक स्टेटस को चल रहा है, ये उसी का एक तरह से हिस्सा है। उनको, उनके लिए इजी था, इस तरह जिस तरह मैंने कहा पीटीआई के बॉयकॉट की वजह से उनके लिए स्पेस इतनी ज्यादा ओपन हो गई थी, एक ओपन फील्ड थी, तो उनके लिए जरा आसान बना दिया गया ये मरला। लेकिन कॉन्फिडेंस तो उनको खास तौर पर 27वीं तरमीम के बाद तो मेरे ख्याल में अब कुछ रह नहीं गया, मजीद उन्हें कॉन्फिडेंस किस चीज का चाहिए। और सब कुछ उन्होंने कर लिया जो वो करना चाह रहे थे, जो इस सिस्टम को हाइब्रिड से अथॉरिटेरियन करने में जो होना था वो तो हो चुका है। जी, वड़ाइत साहब, योर क्लोजिंग थॉट्स एज़ वेल। देखिए, मैं तो बड़ा इस वक्त दूसरी तरह से चीजों को देख रहा हूँ। हुआ यह है कि इमरान खान साहब के सियासी जमातों से डेडलॉक की वजह से जो इस वक्त हुकूमती इत्तेहादी हैं वो शदीद दबाव में है, और मेरा ख्याल है कि जो डेमोक्रेटिक होप थी और जो डेमोक्रेटिक वजन था पाकिस्तान के अंदर, वो टोटली खत्म हो गया है। और इस वक्त सिर्फ सियासत ही एक तरह से दम तोड़ रही है, जो कि बड़ी मुल्क के मुस्तकबिल के लिए बहुत खतरनाक है। तो मुझे तो ये सारी जो सूरत हाल है कि हुकूमत जो है अगरचे मजबूत हो रही है, लेकिन हुकूमत की जो राय है शायद वो उतनी ताकतवर नहीं रही जितनी के पहले ताकतवर हुआ करती थी। सर, आपको लगता है कि पीटीआई अगर सियासी जमातों से मुज़ाकरात की तरफ तवज्जो दे, गौर करे, तो ये जमहूरियत की मजबूती के लिए कोई राह निकल सकेगी? जी, मिसाल देना चाहता हूँ कि बेनजीर भुट्टो ने जुनेद के बिल्कुल नॉमिनेटेड वज़ीर आज़म थे, उनको सपोर्ट करके उनको खड़ा कर दिया, और वो जनेवा अकॉर्ड भी कर गए, ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ के खिलाफ भी खड़े हो गए एक रास्ते से। बाज़ औक़ात अपोजिशन भी आपको स्पेस दे देती है, लेकिन ये अपोजिशन तो मुक़्तदरा से भी लड़ रही है, सियासी जमातों से भी लड़ रही है, और उसकी वजह से गवर्नमेंट भी टफ टाइम मुश्किल में है,
ना वो उनका कोई नैरेटिव चल रहा है, ना उनकी कोई बात चल रही है। और अब फर्ज करें पीपल्स पार्टी फर्ज करें या नून लीग ये फैसला करें कि हमने ये तरमीम नहीं करनी या मुक्तदरा का खिलाफ कोई राय दे दें, तो उनके पास स्पेस कहाँ है, वो कहाँ जाएं? क्या फिर तहरीक इंसाफ को आने दें ताकि वो उनसे इंतकाम लें, या पीपल्स पार्टी हुकूमत को छोड़ दे तो कहाँ जाए? no plan B, दूसरी तरफ जहन्नम है। तो ये फंस गए हैं सब। इस सारी सियासत जो है एक फंस के रह गई है, कोई रास्ता से आगे से निकल नहीं रहा कि कोई हालात में कोई तब्दीली होगी। तो इसलिए सब बिल्कुल महमल की बात है, स्टेटस को, और वो भी स्टेटस को जिसमें कोई मुस्बत तब्दीली की तवक्को नहीं। बहुत शुक्रिया आपका वड़ाइद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। महमल, थैंक यू वड़ाइद साहब फॉर बीइंग विद अस। नाउ ऑब्वियसली इस किस्म के टॉपिक्स डिमांड अ लॉन्ग डिस्कशन, लेकिन टाइम हमारे पास कम है। अच्छा जी, कराची वालों के लिए जी खुशखबरी है, सुननी है आपने। 2016 से तकमील की राह देखता है कराची का वाहिद ऑपरेशनल मेगा ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जो वफाक ने बनाया है और 1 साल में मुकम्मल हो जाएगा। ग्रीन लाइन जी, ग्रीन लाइन की बात हो रही है, 1 साल में मुकम्मल हो जाएगा, ये खुशखबरी है। आखिरकार वफाक और शहरी हुकूमत के दरमियान मामला तय पा गए हैं तो कोई समझौता जो है वो हो गया। आपको पता है वो सड़कों पे काम करने के हवाले से, पुरानी सड़कें रिपेयर करने के हवाले से काफी चल रहा था। हम तो बात ही ये कर रहे थे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से वफाकी हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर राजा अंसारी और प्रोजेक्ट पर काम करने वाली वफाकी कंपनी PIDCL के वफ्द ने मुलाकात की और PIDCL के वफ्द ने यकीन दहानी कराई कि मेयर कराची के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे और 1 साल में ग्रीन लाइन मंसूबे का काम जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। सो वी आर इन नवंबर राइट नाउ, सो वी आर थिंकिंग एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर। और इस पे जरा लेते हैं जमार जो कि हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ ही हैं। जमार बताइएगा, मुलाकात में क्या तय पाया, क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे मेयर साहब के, और फिर वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर किन बातों पे हुए? जी, मुतादिद तहफ़्फ़ुज़ात थे मेयर कराची के, क्योंकि उनका कहना था कि जो NOC PIDCL के पास था वो 2016 के करीब का था, और क्योंकि काफ़ी वक्त गुजर गया है, उनकी कुछ कमिटमेंट्स थी, जिस तरह से ड्रेनेज के मामलात हो गए या दीगर पैच वर्क वगैरह के मामलात हो गए, मुतबादिल सड़कें फराम करने के हवाले से उनके एतराज़ात थे, क्योंकि उनका कहना था कि काम यहाँ पर कोई भी कराए, क्योंकि लोगों को यही नज़र आता है कि मेयर कराची क्या कर रहे हैं और यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट्स क्या करें, क्योंकि लोग जो है वोट वहाँ पर उन्हीं को देते हैं। और उनका एक कहना था कि अगर वफाक काम कराता भी है तो लोगों का जो बैकलैश है वो उनको बर्दाश्त करना पड़ता है, जिस वजह से उन्होंने काम यहाँ पर रुकवा दिया गया था। जिस तरह से आपने बताया कि मामला तय पा गए हैं, जो एतराज़ात थे मेयर कराची के वो उन्होंने दूर कर दिए हैं, और 2016 से जो इसके कंस्ट्रक्शन वर्क का आगाज़ हुआ वो 2022 में ये पेचीदा रहा है। यहाँ से लेकर ओवर तक से जाना है और नुमाइश से लेकर जो जामा प्लॉट तक 1.8 किलोमीटर है वो ग्रीन लाइन में बनाना है, मगर टावर तक अभी भी रास्ता बाकी है, जो कि हुकाम बताते हैं कि रेड लाइन में बनाना है। और ये जो जामा प्लॉट वाला जमार, can we try to connect with you again because आपकी आवाज़ बीच में चली जा रही है, ख़त्म हो गई थी। खैर, खुशी की बात ये है कि एटलीस्ट जो रिजर्वेशंस थी, जो कि मेयर कराची हमारे शो पे भी आके बहुत बार जिक्र करते थे, those have been resolved, so that is a good thing. They have been addressed. हाँ, अभी तो रिजॉल्व होंगे, अभी तो काम शुरू होगा और होपफुली जो भी रिजर्वेशन। तो आपको लग रहा है जो एड्रेस हुए वो अभी रिजॉल्व नहीं हुए और दोबारा से कोई तनाज़ा होगा? नहीं, तनाज़ा नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ कि जो भी उनका काम था वो तय पा गए मामला, तो वो तय पा गए। अब उसको रिजॉल्व ही कहते हैं। चलिए रिजॉल्व कह लें, आपको रिजॉल्व है कि वो काम हो जाए, जो वो कह रहे हैं कि जी ये सड़क बना दें, वो हो जाए। होपफुल, दोनों की बात हो गई है। हमें ऑब्वियसली बहुत काम कब से रुका हुआ था, तो हम एक्चुअली इस वाली हुकूमत के आने के बाद दोबारा शुरू हुआ है काम, बीच में तो आपको पता है 2016 के बाद फिर तो हमारा चॉइस ऑफ वर्ड्स अगर हम रिजॉल्व यूज कर रहे हैं तो वी आर पुटिंग अ प्रेशर ऑन इट टू। ये नवाज शरीफ साहब की पिछली वफाकी हुकूमत का ये तब का मंसूबा है। सो जमार अवेवा भी हम बीच में आप बता रहे थे हमें कि मेयर साहब के रिजर्वेशन से ज़ाहिर उनका ये कहना है कि आप सड़कें खोद के रख देते हैं, फिर डिले होती हैं और लोग गालियाँ देते हैं, फिर जाहिर है कि मेयर साहब और उनकी टीम और सिंध हुकूमत को। सो अब क्या मामला रिजॉल्व हुआ? अब्दुल्ला, बिल्कुल ऐसा ही है। 2022 में ये जब मुकम्मल हुई यहाँ पर नुमाइश तक, उस वक्त अगर हम कॉस्टिंग देखें तो तकरीबन 35 अरब रुपए की लागत से बनाई गई थी और 1 किलोमीटर तकरीबन 1.5 से 2.25 अरब रुपए का
जो है वो इतनी की कॉस्टिंग आई थी, और अब का अगर हम आपको बताएं तो 1.8 किलोमीटर तकरीबन 5.5 अरब रुपए की लागत से बनाया जा रहा है, और इन 3.5 साल में तकरीबन लागत जो है वो दुगनी से भी ज़्यादा हो गई है। और मज़ीद यहाँ पर 16 सितंबर को काम रुकवा दिया गया था, 2 माह तक यहाँ पर काम रुका रहा, और उस वक्त वफाकी हुकूमत का ये मौक़िफ़ था कि योमिया उनको तकरीबन 2 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। अभी थोड़ी देर बाद मेयर कराची की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, उस हवाले से हम उनसे बात करेंगे भी कि ये जो नुकसान हुआ है वो कितना नुकसान हुआ है, और ये कि इनका ये कहना है, PIDCL का ये मौक़िफ़ है कि ये जो काम है वो फिस्कल ईयर तक मुकम्मल हो जाएगा, जून जुलाई तक जो है वो काम की तकमील हो जाएगी। और ये वैसे देखा जाए BRTs बनती हैं तकरीबन 2-3 सालों में उनका जो कंप्लीशन पीरियड होता है, और ये जो हिस्सा है वो 1.8 किलोमीटर है, कोई इतना ज़्यादा तवील हिस्सा नहीं है जिसके लिए हमें कई सालों दरकार हो। From which point to which point ज़रा बताइएगा हमें, ये कहाँ तक अब मुकम्मल होगा, क्योंकि इसके प्लान में भी तो तब्दीली आई थी ना? जी, ये अभी भी यही है कि जो नुमाइश से लेकर जामा क्लॉथ तक 1.8 किलोमीटर है, वहीं तक पहले मुकम्मल टावर होगा, और तक नहीं उसमें था 3 स्टेशंस बनाए जाएंगे। जी, पहले टावर तक नहीं था मंसूबा ये? पहले टावर तक था, पर उसके बाद फिर ये है कि उसमें तनाज़ा हो गया, क्योंकि जामा क्लॉथ से आगे जाएंगे तो सड़क तंग हो जाती है। फिर ये तय पाया कि ये ग्रीन लाइन नहीं बनाना, ग्रीन लाइन बस यहीं तक काम करना है जहाँ तक सड़क थोड़ी बेहतर है, तो वहाँ तक भी काम अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका, और उम्मीद यही है कि PIDCL अगले साल तक इसको मुकम्मल कर ले। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। ग्रीन लाइन जामा क्लॉथ पे होगा आप जाके। So we got a year for it, end of 2026 में देखा जाएगा, and of course we'll keep you posted। बीच में हम भी देखेंगे कि क्या काम हो रहा है, कहाँ तक बात पहुँची। Let's take a break here। वेलकम वेलकम। अच्छा, वी वर टॉकिंग अबाउट इट। We have a guest in the studio that you've already हमारे seen। गेस्ट भी हैं, लेकिन जल्दी से एक बात याद हम करा दें, क्योंकि कुछ वादे हुए थे ना कराची की डेवलपमेंट के हवाले से हम बात कर रहे हैं। मेयर कराची हमारे शो पे थे, करीमाबाद अंडरपास का वो खुद कह के गए थे कि वो सितंबर में खुल जाएगा, लेकिन वो हुआ नहीं। अब सितंबर में उन्होंने कहा था, नवंबर चल रहा है, तो ये हम जरूर पॉइंट आउट करना चाहते थे कि उसका भी हमें अपडेट बता दें। और उसके बाद बाकी सारी वो बातें जो हैं, कामरान चौक है, रेड लाइन है, मतलब ये तो अपने चौक कुछ नहीं है, कराची में चुरंगी है, चुरंगी कामरान चुरंगी है। फिर मलीर एक्सप्रेस पे उसमें थोड़ा सा डिले है बिकॉज़ ऑफ द रेन्स। लेट्स सी, वो थोड़ा डिले हम यही अज्यूम करेंगे कि अगर दिसंबर में होना था तो जनवरी में हो जाएगा, या मैक्सिमम नहीं, बट एटलीस्ट इसकी अब हमें फ्रेश डेडलाइन जरूर दे दें, तो ये हम कहना चाह रहे थे। ग्रीन लाइन वाला मामला तो चले इंशाल्लाह जमाल जोकियो को हमने लगाया हुआ है, वो अभी थोड़ी देर में मेयर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, तो वो इस तमाम सवालात उनसे पूछेंगे। और रेड लाइन तो इन द मीन टाइम आपको पता है कि वी हैव अ लॉट ऑफ गेस्ट कमिंग ऑन टू आवर शो फ्रॉम द आर्ट्स काउंसिल, जो कि वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के लिए कराची आए हुए हैं। तो आज भी हमारे पास जबरदस्त गेस्ट हैं। और K-pop, Korean dramas, they're extremely popular in the younger generation in Pakistan, in South Asia, and globally as well. So the culture has literally infiltrated. हाँ, मतलब यंगर जनरेशन हर किसी के लिए ही है। तो आज हमारे पास म्यूजिशियन है, गाना बड़ा जबरदस्त गाते हैं, स्टाइल इनका जरा डिफरेंट है फ्रॉम K-pop अगर कहा जाए, लेकिन आए वहीं से, आए साउथ कोरिया से ही हैं। Namugo is with us. Good morning. Hello, how are you? Good morning. Nice to meet Welcome to Geo Pakistan. So we were just telling the people about your genre of music. Would you call it fusion, rock and roll? How do you How would you describe define your genre of music to the Pakistani audience? Yes, I would say most of my solo stuff, that most of them are written in English, and they lean towards rock and roll or blues, which is my personal favorite genre. And it's your influence also, or what have you been listening to that you like to perform this? Yes. So, as for my personal influence, it was mostly like when I was young, I got into Beatles for some reason. Why not? It's all right. Yeah. Okay to get into It's at one point. It's a little peculiar for a 2000 kid to get into Beatles, but I did for some reason. No, I you don't recognize regret it. good music, so that's all right. Thank you very much. That's probably why. And what else? And just more blues and rock and roll stuff like Jimi Hendrix and John Mayer. And We approve all of these, by the way. So that's good. That's refreshing to hear. Particularly getting inclined towards this kind of music when literally there are other things making global headlines from your country. Yes.
So, were you like skeptical? Were you like, okay, everybody is doing that, I'll try that? I mean, it's just that I really enjoy doing my music, and I know I'm good at it, or sufficiently good at it. And you know, they are doing their stuff, and I'm glad that they are making headlines, and I enjoy them. Yeah. Very interesting. So what are you going to be performing? So the performance, by the way, Is going to be is going to be tonight. So you guys, you can obviously go there. I'm sure बहुत बच्चे बच्चियां पहुंचेंगे. हाँ, मतलब बहुत the teenagers इंटरेस्ट would go होगा. crazy. और वैसे भी म्यूजिक में तो इंटरेस्ट सारों का होता ही है. So what should one expect from the From performance tonight's tonight? concert? For tonight, since I don't want to disappoint everyone's anticipation for Korean songs, I've brought some cover songs from my favorites of Korean folk songs and ballad songs, and some pop songs as well. Have you rearranged them, or they are going to be in their original form? They are, most of them are rearranged, you know, firstly because I brought my pianist with me, who is very proficient, and but it's all rearranged for a solo piano and vocal. How does it go about? We assume that, you know, are you trained professionally in music? I wouldn't in say singing? so. No, I wouldn't say so. So you have that natural talent that you're exploring, and you're still studying as well. So Yes, I am. So there's a long way to go, but otherwise, what is the we would assume that, you know, people have, since Korean music has become such a great phenomenon in the global music stage, so we assume that, you know, back home people would be very serious in schools and colleges, and there would be music teachers and music degrees. Is that so? Yes, it is. Yes, it is, and it's quite competent to get into one of those music schools. Obviously, I'm studying in Abu Dhabi, a very different landscape, and I'm majoring in computer science, which is miles apart from music. But still, yeah, I'm aware of it. So would you So please sing something for us yes, now? we would love to hear you. However, just the fact that you are studying something else, but you are also, this is your passion. Yes. Eventually, what do you see yourself pursuing? CS or music? I mean, so it's in my 4th year, and I've been thinking about it a lot. My thoughts have changed in the recent 3 years, and I mean, long term, I'm not sure about my career monetary-wise, but long term, I always see myself doing music. But you know, you can do Yeah. both. And today, in this day and age, you don't have to pick just one thing. And You can Namu, actually do it all. we would request you to sing a few lines for us. So, you know, people maybe can a get an cover. idea of Yeah. what they can listen Yes, let me sing one of the folk songs that I'll be singing tonight. Okay. Sure. Yeah, it's in the morning. Just bear with me. 내 곁에만 머물러 떠나면 안 돼요. 그리움 두고 머나먼 길 그대 무지개를 찾아올 수 없어요. What a Lovely. beautiful, very nice, soft melody. What were you saying? What did it mean? It's 소녀, or a little girl, by Lee Moon-se, one of my favorite folk song singer in Korea. Lovely. One Very Korean nice. phrase that you would like to teach us and the audience? I think it's appropriate to teach you good morning. And say it, please. Yes, it's said 좋은 아침입니다. Joim Achim Imita. Good enough? Good Yeah. enough. Very nice. You're Let's not natural try at it. me though. I'll just say good Children, morning, Achim, Subha Bakhair, and all the things that I know. But best of luck, Namu, Thank you, and Namu, hope you enjoy for being with us. Karachi Thank and you the very much. performance. तो इनको जी आप आज 8 बजे आर्ट्स काउंसिल में इनको So आप ना सुनने सिर्फ जा ये सकते Korean हैं. songs perform करेंगे बल्कि अंग्रेजी गाने भी perform करेंगे and so you Be should there. go and be there. So अपना ख्याल So- रखें. We're gonna see you tomorrow. Bye.